हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियां चैनल। आज की कहानी है कोठे वाली। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी घटना को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार था जिसमें अम्मा जी बड़ी सख्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। गांव में उनका बड़ा रुख था। गांव में पंचायत की प्रमुख भी थी। पंचायत के फैसले भी अम्मा जी से पूछे बिना नहीं होते। कुछ लोग तो अम्मा जी को देख ही घबरा जाते, क्योंकि अम्मा जी बोलने में बहुत ही कड़क थी। खेत खलियान हवेली जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं। अम्मा जी के दो बेटे थे, छोटा बेटा प्रताप ठाकुर और बड़ा बेटा समर ठाकुर। दोनों भाई मिलकर खेत खलियान संभालते। समर की शादी की उम्र हो गई। अम्मा जी को बहू की तलाश थी। उन्हें गरीब घर की सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो हवेली और घर के सब काम संभाल सके। एक दिन अम्मा जी की यह तलाश भी खत्म हुई जब उनकी नजर अपने ही पास के गांव की मोही पर पड़ी, जहां समर प्रताप 30 साल का था, वही मोही 21 साल की नाजुक सी लड़की। अपने माँ बाप की इकलौती संतान मोही को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। लंबे काले घुंघराले बाल, पंखुड़ी की भांति होठ, होठ के पास एक तिल, दूध सी रंगत, पतली सी कमर और ऊंचा कद, तीखे नैन नक्श। अम्मा जी ने समर से पूछा, कैसी लगी तुझे होने वाली बहू? समर ने कहा, अम्मा जैसा तुम कहो। समर अपनी माँ की परछाई था। यदि माँ कह दे दिन तो दिन और रात तो रात, हमेशा माँ के ही नक्शे कदम पर चलता। मोही शादी कर घर आ गई, पर अम्मा जी उसे हमेशा दबा कर रखने की कोशिश करती। उसे कभी कभी कुछ सुना भी देती, पर मोही की गरीबी ने उसे मजबूत बना दिया था। वो घर के कामों में जी तोड़ मेहनत करती, उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करती जिनको आम लड़कियां अपने दिल से लगा लेती है। पर मोही के माथे पर एक शिकन तक न पड़ती। और उसके विपरीत उसका पति समर, जिसने तो पत्नी को प्यार और सम्मान देना सीखा ही नहीं, वो भी हमेशा बात बात में उसे कुछ न कुछ सुनाता रहता। अधिकतर उसे मायके छोड़ाने की धमकी भी देता, कभी भी किसी के सामने डांटने भी लगता। बेचारी मोही इस अपमान को सहन कर अपने पति को ही अपना सब कुछ समझती और अम्मा जी की जी जान से सेवा करती। छोटा बेटा प्रताप अपनी माँ का लाडला पूरा दिन गांव के दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता। उसकी इस बात से अम्मा जी बहुत चिढ़ती थी। वो उसे कई बार कह भी चुकी थी कि इधर उधर घूमने से अच्छा है अपने खेत खलियान के कामों में ज्यादा ध्यान लगा। पर उसके कानों पर जू तक न रेंगती। ऊपर से उसका गांव के एक गरीब किसान बंसीलाल की बेटी प्रीति के साथ चक्कर भी चल रहा था। प्रीति सीधी सादी लड़की जो उसके प्यार में पागल थी। गांव के लोगों में ये बात चर्चा का विषय भी थी और अम्मा जी इस बात को जानती थी। कई बार तो अम्मा जी ने उन्हें घूमते फिरते भी देखा, परंतु जब भी अम्मा जी प्रताप से प्रीति का जिक्र करती कि तेरी उससे शादी करा देती हूँ, तो वो कोई जवाब न देता और बात टाल देता। मोही को डांस का बड़ा शौक था। वो बहुत अच्छा डांस करती थी। बहुत दिन हो गए उसने डांस नहीं किया। आज उसका बड़ा मन किया। उसने सोचा आज घर पर कोई नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में गई और गाना लगाकर नाचने लगी। वो नाचने में बहुत मग्न सी हो गई। इतने में अम्मा जी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसे जरा भी सुध न थी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से सरक गया था। जब उसकी नजर अम्मा जी पर पड़ी तो उसके पैर थम से गए। देखा तो अम्मा जी बड़े गुस्से में बोली, बेशरम, कोठे वाली है क्या जो इस तरह नाच रही है? मुझे ये सब तमाशा इस घर में पसंद नहीं है और तू अपना काम छोड़ यहाँ ये सब कर रही है। आगे से कभी तुझे इस घर में इस तरह नाचते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जा अपना काम कर, समझी? मोही अम्मा जी का मुंह ताकती रह गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके जरा से नाच लेने पर अम्मा जी उसे यूं कोठे वाली कह देगी। क्या नाचना इतना बुरा होता है?
उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात को वो बेचैन थी। उसे ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने समर से कहा, माना अम्मा जी स्वभाव की कड़क है, पर मेरे जरा से नाचने पर मुझे यो कोठे वाली तो ना कहती। कुछ अजीब ही बर्ताव किया आज अम्मा जी ने। समर ने चिढ़कर कहा, देख तो अपना ज्यादा दिमाग मत चला। आइंदा अम्मा जी से तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और अम्मा जी को यूं नाचने गाने से सख्त नफरत है, समझी ना? आगे से ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और तुझे यूं नाचकर कौन सा हीरोइन बनना है? और अब कोई शिकायत आई तो तू जाने और अम्मा, फिर मैं तो तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा, समझी ना? और जो औरत मेरी माँ का ध्यान न रख सके, उसे इस घर में रखने का क्या मतलब? ये कहकर समर सो गया। पर मोही को ये बात बुरी लगी। मायके छोड़ाने की बात से ही वो सहम गई। ये सोच उसकी आंखें नम हो गई। अब मोही बहुत ध्यान रखती। वो नहीं चाहती कि अब अम्मा जी को उससे कोई शिकायत हो। समर की बातों से वो साफ साफ समझ गई कि समर उसकी माँ का भक्त है। अम्मा जी और समर तो उससे सीधे मुंह बात ना करते, पर उससे घर में अच्छे से बात करने वाला सिर्फ उसका देवर प्रताप ही था। वो उससे इज्जत और प्यार से बात करता। वो भी देवर जी कह आगे पीछे घूमती। पर उसे क्या पता था, जिस देवर जी के वो आगे पीछे मंडराती रहती है, उसके दिल में उसके प्रति खोट था। उसकी नजरें रह रहकर मोही पर फिसल रही थी। खूबसूरत मोही को देख उसकी नीयत बदल रही थी। वो मोही को किसी न किसी बहाने बुलाता और काम बताता और दूर से घूरता रहता। काम करते समय उसका सरकता आंचल और उसके खुले हुए बाल प्रताप के दिल में हलचल पैदा करते। अम्मा जी को देवर भाभी का हंसी मजाक करना बुरा न लगता। वो उसे प्रताप का बचपना समझ नजरअंदाज कर देती। मोही के मन में कोई भी खोट न था। वो तो बस दो मीठे बोल की प्यासी थी। समय बीत रहा था और प्रताप की गिद्ध सी नजरें मोही पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम के समय समर ने अम्मा जी से कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिनों के लिए शहर घूमने जा रहा हूँ। अम्मा जी ने कहा, समर बहू को भी ले जा। समर ने कहा, अम्मा ये वहां क्या करेगी? इसे बाद में ले जाऊंगा, अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ये कह वो चला गया। अम्मा जी को भी शाम को पास ही के गांव में किसी के यहाँ शादी में जाना था। अम्मा जी ने प्रताप से कहा कि मैं खेतों में काम करने वाले शंभू के साथ चली जाऊंगी कार से। आने में मुझे देरी हो जाएगी। बहू रात पड़े अकेली रहेगी तो तू घर पर ही रहना। प्रताप ने कहा, ठीक है। शाम को मोही ने जब प्रताप को खाना परोसा, तब उसकी बुरी नजरें फिर उस पर जा टिकी। खाना खाकर प्रताप अपने कमरे में चला गया। मोही रसोई के काम खत्म करने लगी। प्रताप कमरे में बेचैन सा था। फिर वो रसोई में गया। उसे देख मोही ने पूछा, क्या हुआ देवर जी, कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, जरा सर दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना दो ना। मोही ने कहा, ठीक है बना देती हूँ। ये कहकर प्रताप कमरे में चला गया। मोही चाय बनाकर प्रताप को देने गई। प्रताप कुर्सी पर बैठा था। मोही ने चाय का कप ले जाकर उसके सामने रखी, टेबल पर रख दिया। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोही को कुछ समझ न आया, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, ज्यादा सर दर्द कर रहा है क्या? प्रताप ने मोही का हाथ छोड़ा और अचानक से प्रताप कुर्सी से उठा और मोही के बहुत करीब आ गया। वासना से भरी नजर से मोही को देखने लगा। वो उसे देख असहज हो गई। दिमाग ने उसे संकेत दिए, पर दिल ने इनकार किया। छी, मैं ये क्या सोच रही हूँ? देवर जी ऐसी नजर से मुझे नहीं देख सकते। वो अपने कमरे में चली आई। अचानक उसे आहट सुनाई दी और अगले ही पल प्रताप मोही के सामने खड़ा था। उसे देख मोही ने पूछा, क्या हुआ देवर जी, कुछ चाहिए क्या? प्रताप कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मोही तुम मुझे देवर जी नहीं प्रताप कह सकती हो। तुम मेरी जरूरत समझती कहाँ हो? मोही हैरान थी
उसने कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ये सब अम्मा जी को बता दूंगी। प्रताप ने कहा, अच्छा, धमकी दे रही है? जैसे कि अम्मा तेरी बात मान ही लेगी। उन्हें तो उनके लाडले बेटे की बातों पर ही विश्वास होगा ना। तुझे झूठी कह मेरा भाई और अम्मा दोनों घर से बाहर फेंक देंगे। फिर चली जाना अपने मायके। देख, चुपचाप मेरी बात मान ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोही गुस्से में बोली, चले जाओ यहाँ से, ऐसा अनर्थ मत करो। प्रताप ने कहा, तो तू प्यार से नहीं मानेगी ना? उसने उसका हाथ पकड़ा और बदतमीजी करने लगा। उसने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया और फिर मोही पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगी। मोही कहने लगी, ये ठीक नहीं है, छोड़ दो मुझे। अचानक से देखा तो अम्मा जी सामने खड़ी थी। कमरे में बहू और बेटे को इस तरह देख जोर से चिल्लाकर बोली, मोही, ये क्या कर रही है? अम्मा जी को देख प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मोही को छोड़ दिया और कहने लगा, अम्मा, मेरी कोई गलती ना थी, ये तो इसी ने मुझे बुलाया और बहलाया। अम्मा ने कहा, प्रताप, तू अभी कमरे में जा। प्रताप ने कहा, माँ, तुम देखती थी ना ये कैसे नाचती थी? सच में ये कोठे वाली ही निकली। फिर अम्मा ने प्रताप के सर पर हाथ फेर कहा, तू अपने कमरे में जा प्रताप, मैं देख लूंगी। प्रताप अपने कमरे में चला गया। प्रताप की जान में जान आई। चलो, अम्मा ने ज्यादा कुछ न देखा, वैसे भी माँ है मेरी, मुझे क्या बोलेगी। चलो, बच गया। बस कल उस मोही की तो खैर नहीं। अम्मा जी ने उस वक्त मोही से कुछ न कहा और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मोही की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो समझ गई थी, अब अम्मा जी तो अपने बेटे पर ही यकीन करेगी। अब अम्मा जी और समर दोनों ही मुझे इस घर से निकाल देंगे। ये सोचती रही और रात भर आंसू बहाती रही। अम्मा जी अपने कमरे में आ गई और ये सब देखने के बाद 25 बरस पहले की घटना अम्मा जी के आंखों के सामने घूमने लगी। अम्मा जी यानी तुलसी ठाकुर, ठाकुर खानदान की बहू। तुलसी को भी नाचने का बड़ा शौक था। जब तुलसी की शादी हुई तब तुलसी की सासू माँ, जिन्हें सब माई कहते थे, उन्हें भी तुलसी के नाचने से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एक दिन तुलसी शाम के समय छत पर अपने ननंद के साथ बैठी थी। बहुत अच्छा मौसम था। तभी उसकी ननंद ने कहा, भाभी, मैं गाना लगाती हूँ, आप कोई अच्छा सा नृत्य करो ना। तुलसी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर तुलसी झूम के नाचने लगी। वो नाचने में मग्न हो गई। ये तक ध्यान न रहा आसपास के लोग उसे छत पर घूर रहे हैं। नाचते नाचते तुलसी का पल्लू कंधे से गिर गया और उसी समय माई छत पर आ गई। जोर से चिल्लाते हुए बोली, कोठे वाली है क्या, जो ऐसे छत पर सरेआम नाच रही है? तुझे आजादी क्या दी? तू तो हवा में उड़ने लगी। आज से तेरा नाचना बंद। तुलसी ने माई की बात न सुनी। वो बंद कमरे में छुप छुप कर नाचती। एक दिन तुलसी नाच रही थी, अपने धुन में इतनी मग्न थी कि सामने कमरे में खड़े अपने पति के चचेरे भाई रतन को भी ना देखा और गोल गोल घूम ही रही थी कि रतन उसे देख बीच में आ गया और वो रतन से टकरा गई। रतन ने मौका देख उसे बाहों में भर लिया। तुलसी खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी और इतने में माई आ गई। माई को देखते ही रतन बोला, मैंने कुछ ना किया, मैं तो बस भाई को देखने आया था कि वो कमरे में है या नहीं। और मेरे कमरे में आते ही ये तुलसी नाचते नाचते मेरी बाहों में समा गई, मुझे बहकाने लगी। ये सुनते ही माई तुलसी से बोली, दिखा दी ना अपनी औकात, मैंने सही कहा था, कोठे वाली है तू। तुलसी का पति भी आ गया। तुलसी ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस नाच रही थी। ये रतन मेरे कमरे में आ गया। इतने में माई बोल पड़ी, बस कर निर्लज्ज। तुलसी ने कहा, आप तो कुछ कहो समर के बापू, मेरा भरोसा करो। माई, आप तो एक औरत हैं, आप तो मुझे समझो। माई ने कहा, तुझे नाचने से मना किया था ना, फिर भी तू ना मानी और घर के मर्दों पर
डोरे डाल रही है। और तेरा पल्लू देख कहाँ जा रहा है। देख ले बेशरम, नाम तुलसी और काम ऐसे। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। कल ही इसे इसके मायके भिजवा दो और समर और प्रताप को यहीं रख लो। तुलसी चीखी चिल्लाई पर किसी ने ना सुना। माई ने अपना फरमान सुना दिया बस। तुलसी सोचने लगी बच्चों के बिना कैसे रहेगी। इसलिए रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद अपने सभी गहने बांध अपने दोनों बच्चों को ले गांव से दूर चली गई। मुंह बोले भाई की मदद से गहने बेच जमीन खरीदी, खेती करने लगी। मेहनत कर दोनों बच्चों को पाला पोसा, गांव में अपना रुतबा बनाया। पति के होते हुए जीवन भर विधवा बनी रही। मायका ससुराल सब छूटा। अब नृत्य से ऐसी नफरत हुई कि किसी को भी नृत्य करता देख कोठे वाली शब्द ही सुनाई देता और अम्मा जी को विचलित कर देता। अगले दिन सुबह अम्मा ने प्रताप से कहा, मैं पंचायत बुला रही हूँ, मैंने कुछ फैसला किया है, तू आ जाना। और गुस्से से मोही को कहती है, तू जरूर आना। ये सुन प्रताप कहता है, अरे अम्मा, पंचायत बुलाने की क्या जरूरत थी। घर का मामला घर में सुलझा ले और इस औरत को मायके भेज दे। अम्मा ने कुछ न कहा, चुपचाप चली गई। अम्मा के जाते ही प्रताप ने मोही से कहा, देख लिया, मैंने कहा था ना, अम्मा मेरी बात मानेगी और तुझे मायके भेज देगी। अब पड़ी रहना वहां। अगर मेरी बात मान लेती तो आज तू खुश रहती। यह सुन मोही के हाथ पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद गांव की पंचायत बैठी। अम्मा जी कहती है, मैंने एक फैसला लिया है। हमारे गांव में आप सभी बिरादरी को बहुत महत्व देते हैं। हम कभी भी अपने से नीची बिरादरी में रिश्ता नहीं करते, अपने बराबर की ही बिरादरी में रिश्ता जोड़ते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि मेरा छोटा बेटा प्रताप हमसे नीची बिरादरी के किसान बंसीलाल की बेटी प्रीति से प्यार करता है। तो मैंने अपने छोटे बेटे का ब्याह बंसीलाल की बेटी प्रीति से करने का फैसला लिया है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। सब लोग अम्मा जी से सहमत होकर कहते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है आपका। अब कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं करेगा। अम्मा जी की बात सुन प्रताप और मोही दोनों हैरान रह गए। घर जाने के बाद प्रताप अम्मा जी से कहता है, अम्मा, तुमने मेरी शादी प्रीति के साथ क्यों तय की। मैं तो शहर की किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा, उस गांव की प्रीति से नहीं। ये सुन अम्मा जी गुस्से से प्रताप को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, सबसे पहले तो मां समान भाभी और अपने बड़े भाई की पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रताप। मुझे नहीं पता था तू इतना नालायक होगा। क्या गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती होती है कि एक तरफ तो तू अपनी भाभी की इज्जत पर हाथ डाल रहा है और दूसरी तरफ तू उस गरीब प्रीति को पूरे गांव में घुमाकर बदनाम कर रहा है। तुझे क्या लगा मैं मोही को गलत समझ लूंगी। सही गलत का फर्क मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं अगर चाहती तो तुझे घर से निकाल देती, पर ऐसा करने से उस प्रीति की जिंदगी बर्बाद हो जाती जो पूरे गांव में तेरी वजह से बदनाम हो चुकी है। इसलिए मैंने तेरी शादी प्रीति से करने का फैसला लिया। वो तो उस दिन रास्ते में पुलिया टूटी पड़ी थी, इसलिए हम जा न सके और वापस लौट आए। मैं ना आती तो तू तो न जाने क्या कर बैठता। और इसके साथ ही मैंने एक और फैसला लिया है कि तू अब इस घर में नहीं रहेगा। तू इस घर में भी कभी नहीं आएगा और ना ही कभी मोही की तरफ आंख उठाकर देखेगा। अगर मुझे पता चला कि शादी के बाद प्रीति खुश नहीं है तेरे साथ, तो मैं तेरे हिस्से की जायदाद प्रीति के नाम कर दूंगी और तुझे गांव से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। प्रताप गुस्से से कहता है, समर भैया भी कौन सा इज्जत और प्यार से रखते हैं मोही को, तब तो आप कुछ नहीं कहती। अम्मा जी कहती है, तू इस बात की चिंता मत कर प्रताप, समर के हिस्से की आधी जायदाद मैं पहले ही मोही के नाम कर चुकी हूँ। तब प्रताप हैरानी से अम्मा को देख मुंह नीचा कर लेता है। अम्मा जी मोही के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कहती है, मैं इतनी सख्त ना थी, पर परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया। मुझे तेरे नाचने से भी आपत्ति नहीं, पर मैं नहीं चाहती
कि कोई तुझे कोठे वाली कहे और गलत नजरों से देखे। मोही को अपने सास का व्यवहार देख हैरानी हुई, पर यह सब देख उसकी आंखें नम हो गई। वो समझ गई थी कि अम्मा जी के अतीत में कुछ तो बुरा हुआ है। वो पुराने जख्म कुरेदना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अम्मा जी से कुछ न पूछा। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कहानी कोठे वाली आपको कैसे लगी? अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।